आज का विषय जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी हिस्सा है। वर्गीकरण पद्धतियां यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही विस्तृत और शानदार नोट्स की श्रृंखला है। हाँ, और हमारा लक्ष्य आज काफी स्पष्ट है। एकदम सही। हमारा लक्ष्य इन नोट्स के हर एक पेज, हर एक लाइन को बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ना और गहराई से समझना है। जैसे कोई शिक्षक क्लासरूम में एक एक लाइन और कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करता है ना। हाँ, ठीक वैसे ही परीक्षाओं की तैयारी के नजरिए से ये चर्चा एक बेहतरीन स्टडी गाइड साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए इसे समझते हैं। मैं तैयार हूँ। तो नोट्स की शुरुआत पेज 1 पर वर्गीकरण पद्धतियां एक नजर में हेडिंग से होती है। इसमें सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है। यहाँ शब्दशः लिखा है, सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु, पौधों को शाक, झाड़ी, वृक्ष में बांटा। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें, ये विज्ञान की बिल्कुल शुरुआती कोशिश थी। अच्छा। अरस्तु ने बस बाहर से देखा और कहा कि जो छोटे पौधे हैं वो शाक यानी हर्ब्स हैं, जो मध्यम है वो झाड़ियां हैं और जो बड़े हैं वो वृक्ष हैं। ये बहुत ही बुनियादी और सरल तरीका था। समझ गया। इसके बाद नोट्स में लिखा है द्विजगत पद्धति यानी 2 किंगडम, कैरोलस लिनियस, प्लांटी और एनिमेलिया। कमी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर नहीं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि लिनियस का काम उस समय के हिसाब से तो क्रांतिकारी था। हाँ, उन्होंने दुनिया को पौधों और जानवरों में बांट दिया। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का विकास हुआ, हमें पता चला कि कोशिकाओं के अंदर भी एक अलग ही दुनिया है। अच्छा, तो ये जो कमी बताई गई है। हाँ, उसी पर आ रही हूँ। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता, उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। और जिनकी कोशिका में एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। श्रेणी में रख दिया था, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं था। ये तो मतलब एक बहुत बड़ी खामी थी। बिल्कुल थी। इसीलिए नोट्स में अगला बिंदु है 5 जगत पद्धति यानी 5 किंगडम, RH विटेकर 1969। आधार कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण, प्रजनन। तो यानी विटेकर वे सिर्फ बाहर से दिखने वाले लक्षणों पर निर्भर रहने के बजाय अंदरूनी बनावट को भी आधार बनाया। उन्होंने देखा कि कोशिका कैसी है, शरीर एक कोशिका से बना है या कई कोशिकाओं से, जीव अपना खाना खुद बनाता है या दूसरों पर निर्भर है, और वो प्रजनन कैसे करता है। और इन सब बातों को मिलाकर उन्होंने 5 जगत बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सही कहा। और नोट्स में इस जगह पर एक बहुत ही शानदार टेबल दी गई है जो इन 5 जगतों की तुलना करती है। हाँ, मैं इस टेबल को पढ़ता हूँ। इसमें 5 मुख्य लक्षणों के आधार पर तुलना की गई है। पहला है कोशिका प्रकार। मोनेरा में ये प्रोकैरियोटिक है, जबकि बाकी चारों प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक है। बिल्कुल। दूसरा लक्षण है कोशिका भित्ति। मोनेरा में यह सेल्यूलोज रहित होती है, प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, फंजाई में काइटिन युक्त, प्लांटी में सेल्यूलोज युक्त और एनिमेलिया में अनुपस्थित होती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, और इस टेबल को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका भी है। वो क्या? केवल जंतुओं यानी एनिमेलिया में कोशिका भित्ति पूरी तरह से गायब होती है, और केवल फंजाई में यह काइटिन नाम के पदार्थ से बनी होती है। अच्छा, ये एक अच्छी ट्रिक है। आगे टेबल में तीसरा लक्षण है केंद्रक झिल्ली। यह केवल मोनेरा में अनुपस्थित है, बाकी सब में उपस्थित है, क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोट है। सही। चौथा है काय संरचना। मोनेरा और प्रोटिस्टा में ये कोशिकीय है, फंजाई में बहुकोशिकीय या अदृढ़ ऊतक है, प्लांटी में ऊतक या अंग हैं, और एनिमेलिया में ऊतक, अंग या अंग तंत्र स्तर की। अंत में है पोषण। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों स्वपोषी और परपोषी हो सकते हैं। फंजाई केवल परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी हैं। प्लांटी मुख्य रूप से स्वपोषी है, और एनिमेलिया परपोषी यानी प्राणीसम भोजी या मृतपोषी होते हैं। देखा जाए तो ये टेबल पूरी बायोलॉजी का एक तरह से निचोड़ है। अगर कोई इसे अच्छे से समझ ले तो उसे जीवों के विकास का पूरा क्रम समझ आ जाएगा कि कैसे जीवन एक साधारण कोशिका से शुरू होकर जटिल अंगतंत्र वाले जंतुओं तक पहुंचा। वाकई। चलिए अब इन जगतों को एक एक करके पेज 2 और 3 से और गहराई से समझते हैं। नोट्स की अगली हेडिंग है मोनेरा जगत, जीवाणु, बैक्टीरिया। इसमें सबसे पहले जीवाणुओं के आकार के बारे में लिखा है। मैं पढ़ता हूं।
गोलाकार यानी कोकस, छड़ाकार यानी बैसिलस, सर्पिलाकार यानी स्पिरिलम और कॉमा आकार यानी विब्रियो। ये रहा चित्र में दिखाया गया है। इन आकारों को समझना बहुत आसान है। अगर हम कल्पना करें तो कोकस बिल्कुल छोटी छोटी गोल मोतियों या गेंदों की तरह दिखते हैं, हाँ, चित्र में ये गोली दिख रहे हैं। और बैसिलस किसी कैप्सूल या छोटी छड़ जैसे होते हैं। स्पिरिलम स्प्रिंग की तरह घुमावदार होते हैं, और विब्रियो बिल्कुल वैसे दिखते हैं जैसे हम लिखते समय कॉमा लगाते हैं। ये विजुअलाइजेशन काफी मददगार है। आगे मोनेरा के मुख्य लक्षण लिखे हैं। बैक्टीरिया इस जगत के एकमात्र सदस्य हैं। ये सभी स्थानों पर गर्म झरने, मरुस्थल, बर्फ पाए जाते हैं। संरचना अत्यंत सरल, लेकिन व्यवहार अत्यंत जटिल। ये लाइन बहुत ध्यान खींचने वाली है। हाँ, शरीर तो सिर्फ एक कोशिका का है, फिर व्यवहार इतना जटिल कैसे हो सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है। इनकी बनावट में कोई खास अंग नहीं होते, लेकिन ये जीव ऐसे ऐसे रसायनों को पचा सकते हैं या ऐसी परिस्थितियों में जिंदा रह सकते हैं जहां जटिल से जटिल जानवर भी दम तोड़ दे। इसी को इनका जटिल व्यवहार कहा गया है। पोषण के बारे में नोट्स में लिखा है, स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी। परपोषी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर, सर्वाधिक बैक्टीरिया। मतलब कुछ बैक्टीरिया सूरज की रोशनी या रसायनों से अपना खाना खुद पका लेते हैं, लेकिन ज्यादातर दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। अब बात करते हैं जीवाणुओं के प्रकार की। नोट्स में पहला प्रकार है आद्य बैक्टीरिया यानी आर्कीबैक्टीरिया, कठिन वास स्थानों के निवासी। हेलोफाइल्स अत्यंत लवणीय क्षेत्र, थर्मोएसिडोफाइल्स गर्म झरने, मीथेनोजन्स कच्चे क्षेत्र और पशुओं की आंत जुगाली करने वाले गोबर से बायोगैस बनाते हैं। इसके नीचे एक नोट भी है। इनकी कोशिका भित्ति की संरचना अलग होती है, जो इन्हें कठोर परिस्थितियों में बचाती है। आद्य बैक्टीरिया यानी दुनिया के सबसे पुराने बैक्टीरिया, ये उन जगहों पर रहते हैं जहां जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। जैसे गर्म झरने। बिल्कुल, हेलोफाइल्स वहां पनपते हैं जहां पानी में नमक की मात्रा अत्यधिक होती है। थर्मोएसिडोफाइल्स उबलते हुए एसिड वाले झरनों में मजे से रहते हैं। और मीथेनोजेंस, ये तो हमारे बहुत काम आते हैं। ये गाय भैंस की आंतों में और दलदली इलाकों में मिलते हैं। यही वो बैक्टीरिया हैं जो जानवरों के गोबर को तोड़कर बायोगैस यानी मीथेन गैस बनाते हैं। इनकी ये सुपर पावर इनकी खास तरह की कोशिका भित्ति के कारण होती है। ये सचमुच अद्भुत है। इसके बाद नोट्स में यू बैक्टीरिया का जिक्र है। मैं लाइन पढ़ता हूं। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, कठोर कोशिका भित्ति और कशाब यानी फ्लैजिलम की उपस्थिति। साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, इनमें क्लोरोफिल ए होता है। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यू बैक्टीरिया को सच्चा बैक्टीरिया कहा जाता है। नोट्स में जो साइनोबैक्टीरिया का जिक्र है वो बहुत खास है, क्योंकि इनमें पौधों की तरह ही हरा रंग देने वाला क्लोरोफिल ए होता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आगे लिखा है नॉस्टॉक और एनाबीना। इनमें हेट्रोसिस्ट विशिष्ट कोशिका होती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका, कोशिका भित्ति नहीं होती, ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है। नॉस्टॉक का एक बहुत ही स्पष्ट डायग्राम है। हाँ, अगर हम इसे शब्दों में उकेरें तो ये मोतियों की एक लंबी माला जैसा दिखता है। इस माला के चारों तरफ एक चिपचिपा आवरण होता है जिसे श्लेष्मिक आवरण कहते हैं। और ये बीच बीच में जो बड़े मोती हैं, बिल्कुल, इस माला के बीच बीच में कुछ मोती आम मोतियों से बड़े और अलग होते हैं। इन्हें ही हेट्रोसिस्ट कहते हैं। अच्छा, ये हवा की नाइट्रोजन को सोखकर उसे पौधों के लिए उपयोगी बनाने का बहुत अहम काम करते हैं। और माइक्रोप्लाज्मा तो प्रकृति का एक अजूबा है। बिना कोशिका भित्ति के, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहने वाला दुनिया का सबसे छोटा जीव। मुनेरा जगत के बाद पेज 4 पर नोट्स में आगे बढ़ते हैं प्रोटिस्टा जगत की ओर। यहां लिखा है सभी एक कोशिकी यूकैरियोट, यानी शरीर अभी भी एक ही कोशिका का है, लेकिन अब कोशिका के अंदर एक स्पष्ट केंद्रक आ गया है। बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत पहला प्रकार है क्राइसोफाइट। इसमें डाइटम और सुनहरे शैवाल डेस्मिड जाते हैं। संरचना कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह 2 कवच बनाती है। सिलिका, भित्ति में सिलिका होती है, इसलिए ये नष्ट नहीं होते। डायटमेशियस अर्थ, इनके अवशेषों से बनी मृदा। उपयोग पॉलिश, तेल निस्यंदन, ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। डायटम की संरचना कल्पना करने में बहुत रोचक है।
जैसे एक पुरानी साबुनदानी में नीचे वाले हिस्से पर ऊपर वाला ढक्कन बिल्कुल फिट हो जाता है, वैसी ही इनकी कोशिका भित्ति होती है। और सिलिका का क्या रोल है? इसमें सिलिका यानी कांच या रेत जैसा पदार्थ होता है। जब ये मरते हैं तो इनका शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन ये सिलिका का कवच समुद्र की तलहटी में जमा होता रहता है। ओहो। करोड़ों सालों में ये एक बड़ी परत बन जाती है जिसे डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। खुरदरी होने की वजह से इसका उपयोग पॉलिश करने या सिरप और तेल को छानने में होता है। और समंदर के मुख्य उत्पादक? हाँ, समंदर में सबसे ज्यादा खाना यही बनाते हैं, इसलिए इन्हें मुख्य उत्पादक कहा जाता है। समझ गया। नोट्स में अगला समूह है डायनोफ्लैजेलेट, मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषी। कोशिका भित्ति पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं। 2 कशाभ होते हैं, एक लंबवत, एक अनुप्रस्थ। रेड टाइड्स, गोन्यूलैक्स, लाल डायनोफ्लैजेलेट की संख्या विस्फोट से समुद्र लाल दिखता है और विषाक्त हो जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, अगर हम डायनोफ्लैजेलेट को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे कि किसी जीव ने सेल्यूलोज का एक कड़क कवच पहन रखा हो। चलने के लिए इसमें 2 कशाभ यानी चाबुक जैसी पूंछ होती हैं, एक सीधी और एक आड़ी। और ये रेड टाइड? गोनियोलैक्स इसका एक ऐसा उदाहरण है जो बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है। जब इनकी संख्या करोड़ों में हो जाती है तो समुद्र का पानी लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे रेड टाइड कहते हैं। देखने में तो सुंदर लगता होगा। देखने में भले ही सुंदर लगे, लेकिन ये इतना जहरीला होता है कि मछलियां तक मर जाती हैं। खतरनाक और सुंदर दोनों। प्रोटिस्टा में अगला नाम है यूग्लिनॉइड। स्वच्छ और स्थिर जल में मिलते हैं। पेलिकल, कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन परत, लचीला शरीर, मिक्सोट्रॉफिक, प्रकाश में स्वपोषी, अंधेरे में शिकारी। उदाहरण यूग्लिना। यहाँ चित्र में दिखाया गया है। यूग्लिना की कहानी किसी सुपर हीरो जैसी है। वो कैसे? इनमें पौधों जैसी कठोर कोशिका भित्ति नहीं होती, बल्कि पेलिकिल नाम की एक प्रोटीन की परत होती है जो इनके शरीर को बहुत लचीला बनाती है। लेकिन इनकी असली ताकत इनका पोषण है। अच्छा। जब दिन का उजाला होता है तो ये पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, ये शिकारियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं और छोटे जीवों को खाने लगते हैं। इसे मिक्स ट्रोफिक या मिश्रित पोषण कहते हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है जीवित रहने का। बिल्कुल। आगे नोट्स में लिखा है अवपंग कवक, स्लाइम मोल्ड्स, मृतपोषी प्रोटिस्टा, सड़ती हुई टहनियों और पत्तों पर उगते हैं। प्लाज्मोडियम, अनुकूल परिस्थितियों में बना समूह। बीजाणु यानी स्पोर्स, प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु बनते हैं जो हवा से फैलते हैं। अवपंख कवक या स्लाइम मोल्ड्स जंगल में सफाई का काम करते हैं। ये सड़ी गली चीजों पर पनपते हैं। जब हालात अच्छे होते हैं, भरपूर खाना होता है, तो ये आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा समूह बना लेते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम तो नहीं है? नहीं, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। ये बस इस समूह का नाम है। और जब हालात खराब होते हैं तो ये सिकुड़कर बीजाणु या स्पोर्स बना लेते हैं, जिन पर एक बहुत मजबूत आवरण होता है। ये स्पोर्स हवा में उड़कर दूर दूर तक फैल जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत का आखिरी हिस्सा है प्रोटोजोआ। पेज 6 पर नोट्स में लिखा है प्रोटोजोआ। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं, सभी परपोषी होते हैं। इनके 4 प्रकार हैं। अमीबीय, कूटपात द्वारा शिकार, अमीबा। कशाभी, कशाभ उपस्थित, ट्रिपैनोसोमा, निद्रालु व्याधि। पक्षमाभी, हजारों पक्षमाभ और ग्रसिका, पैरामीशियम। स्पोरोजोआ, संक्रमण करने योग्य बीजाणु अवस्था, प्लाज्मोडियम, मलेरिया। प्रोटोजोआ को हम इंसानों और बाकी जानवरों का सबसे पुराना रिश्तेदार मान सकते हैं। इनमें से कोई भी अपना खाना खुद नहीं बनाता। और इनके शिकार करने का तरीका यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये इनके शिकार करने के तरीकों को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं होता। वह अपने झूठे पैरों यानी कूटपात को आगे बढ़ाकर शिकार को चारों तरफ से घेर लेता है। ट्रिपैनोसोमा में एक लंबी पूंछ या कशाभ होती है जो तैरने में मदद करती है और ये नींद की खतरनाक बीमारी फैलाता है। और पैरामीशियम? पैरामीशियम एक चप्पल के आकार का होता है जिसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे हजारों बाल या पक्षमाभ होते हैं, जो पानी की लहरें बनाकर खाने को इसके मुंह यानी ग्रसिका तक लाते हैं। और अंत में प्लाज्मोडियम है, जो सीधा परजीवी है और इंसानों में मलेरिया फैलाता है। चलिए अब प्रोटिस्टा से आगे बढ़ते हैं। पेज 7 पर नोट्स में अगली हेडिंग है कवक जगत, फंजाई, संरचना। ये विश्वव्यापी हैं। कोशिका भित्ति, काइटिन और पॉलीसैकेराइड।
कवक तंतु यानी हाइफे, धागे जैसी संरचना। कवक जाल यानी माइसीलियम, तंतुओं का जाल। कोइनोसिटिक, बिना पट वाले बहुकेंद्रिक तंतु। और इसके ठीक नीचे लिखा है लैंगिक चक्र। प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म संलयन, फिर कैरियोगैमी, केंद्रक संलयन, फिर मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। ये लैंगिक चक्र वाला हिस्सा काफी तकनीकी लग रहा है। बिल्कुल, इसे थोड़ा आसान करते हैं। फंजाई यानी फफूंद हर जगह पाई जाते हैं। हाँ, इनका शरीर पतले धागों से बना होता है जिन्हें हाइफे कहते हैं। जब ये धागे आपस में उलझकर एक जाल बना लेते हैं तो उसे माइसीलियम कहते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये 2 तरह के धागे दिख रहे हैं। हाँ, ये धागे 2 तरह के हो सकते हैं। या तो इनके बीच में दीवारें या पट हों जिससे कोशिकाएं अलग अलग रहें, या फिर ये बिना किसी दीवार के एक लंबी नली की तरह हो जिसमें बहुत सारे केंद्रक तैर रहे हों। इसे ही तकनीकी भाषा में कोएनोसिटिक करते हैं। और इनका लैंगिक चक्र, जहां तक इनके लैंगिक चक्र की बात है, इसे 3 आसान चरणों में समझिए। पहला चरण प्लाज्मोगैमी, 2 कोशिकाओं का तरल पदार्थ आपस में मिल जाता है। दूसरा चरण कैरियोगैमी, अब उन दोनों कोशिकाओं के केंद्रक यानी न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं। अच्छा, और तीसरा चरण मियोसिस, ये जुड़ा हुआ केंद्रक विभाजित होकर नए बीजाणु बनाता है। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार हैं। अब नोट्स में कवक के वर्गीकरण पर आते हैं। पहला है फाइकोमाइसिटीज, आवास, जलीय, सड़ी लकड़ी, माइसीलियम, अपट्य और बहुकेंद्रकित, उदाहरण म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। दूसरा है एस्कोमाइसीट्स, थैली कवक, माइसीलियम शाखित और पटिया, उदाहरण पेनिसिलियम, यीस्ट, न्यूरोस्पोरा। नोट, न्यूरोस्पोरा का उपयोग पादप जगत के ड्रोसोफिला की तरह प्रयोगों में होता है। फाइकोमाइसिटीज आमतौर पर नम जगहों पर मिलते हैं। ब्रेड पर जो फफूंद लगती है, राइजोपस, वो इसी समूह में आती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है राइजोपस का डायग्राम। और एसिकोमाइसीट्स, उन्हें थैली कवक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बीजाणु एक थैली जैसी संरचना में बनते हैं। पेनिसिलिन दवाई बनाने वाला पेनिसिलियम और ब्रेड बनाने वाला यीस्ट इसी में आते हैं। और ये न्यूरोस्पोरा वाला नोट्स में जो न्यूरोस्पोरा का जिक्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जेनेटिक्स के प्रयोगों में जानवरों में जिस तरह फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला का इस्तेमाल होता है, पौधों और कवकों की दुनिया में ठीक वही रुतबा न्यूरोस्पोरा का है। कवक वर्गीकरण के दूसरे भाग में लिखा है बेसिडियोमाइसिटीज, सामान्य नाम मशरूम पफबॉल्स, इनमें लैंगिक अंग नहीं होते लेकिन प्लाज्मोगेमी होती है, उदाहरण एगेरिकस यानी मशरूम। और अंतिम है ड्यूटेरोमाइसिटीज, अपूर्ण कवक, क्योंकि केवल अलैंगिक अवस्था ज्ञात है। ये मुख्य रूप से अपघटक हैं, उदाहरण ऑल्टरनेरिया। बेसिडियोमाइसिटीज वही कवक हैं जिन्हें हम मशरूम के रूप में जानते और खाते हैं। मजेदार बात यह है कि इनमें कोई खास लैंगिक अंग नहीं होते, फिर भी ये प्लाज्मोगेमी कर लेते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटीज अपूर्ण कवक क्यों? ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक इसलिए नहीं कहा जाता कि इनमें कोई कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये लैंगिक प्रजनन कैसे करते हैं। हमें सिर्फ इनकी अलैंगिक अवस्था की जानकारी है। प्रकृति में ये अपघटक या डीकंपोजर के रूप में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। वर्गीकरण के सफर में अगला पड़ाव पेज 10 पर है। बहुत ही जाने पहचाने नाम है। हेडिंग है पादप और जंतु जगत। हाँ, पादप जगत प्लांटी, सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवन चक्र पीढ़ी एकांतरण होता है। अपवाद ब्लैडरवर्ड, कीटभक्षी और कस्कुटा परजीवी। और जंतु जगत के बारे में लिखा है जंतु जगत एनिमेलिया, विषमपोषी बहुकोशिकीय जीव। कोशिका भित्ति अनुपस्थित। पोषण प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक। स्टोरेज भोजन ग्लाइकोजन या वसा के रूप में। पादप और जंतु जगत को हम रोज देखते हैं। पादप जगत की पहचान है उनका हरा रंग यानी क्लोरोफिल और सेल्यूलोज से बनी मजबूत कोशिका भित्ति। और ये पीढ़ी एकांतरण क्या है? जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण होता है, मतलब इनके जीवन में 2 अलग अलग अवस्थाएं बारी बारी से आती हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा अपवाद रखती है। जैसे ब्लैडरवर्ट। बिल्कुल, जैसे ब्लैडरवर्ट एक पौधा होकर भी कीड़े मकोड़े खाता है और कस्कुटा यानी अमरबेल दूसरे पौधों का खून चूसने वाले परजीवी की तरह काम करती है। और जंतु जगत? दूसरी तरफ हम जंतु हैं। हमारी कोशिकाओं में कोई दीवार नहीं होती।
हम दूसरों का बनाया खाना खाते हैं, वो भी निगल कर, यानी प्राणी संपोषण या होलोजोइक तरीके से, और शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा को हम ग्लाइकोजन या चर्बी यानी वसा के रूप में जमा कर लेते हैं। ये बुनियादी अंतर हमेशा याद रखने लायक है। चलिए अब नोट्स के उस हिस्से पर आते हैं जो सजीव और निर्जीव के बीच झूलता रहता है। पेज 11, हेडिंग है विषाणु यानी वायरस, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। सबसे दिलचस्प टॉपिक। इनकी खोज के बारे में नोट्स में एक पूरी टाइमलाइन दी गई है। मैं पढ़ता हूं। पास्चर वायरस शब्द यानी विष दिया। इवानोवस्की 1892 TMV यानी तंबाकू मोज़ेक को पहचाना। बेजेरिंग 1898 कंटेजियम वीवम फ्लूइडम यानी संक्रामक जीवित तरल। स्टैनली 1935 वायरस को रवेदार यानी क्रिस्टलाइज्ड बनाया। ये रवेदार बनाने का क्या मतलब हुआ? यही तो वायरस का सबसे बड़ा रहस्य है। कोई भी जीवित चीज, जैसे कोई कोशिका, उसे आप नमक या चीनी की तरह पाउडर या क्रिस्टल में नहीं बदल सकते, लेकिन स्टैनली ने वायरस को रवेदार यानी क्रिस्टल में बदलकर दिखा दिया। मतलब ये निर्जीव है? इससे साबित हुआ कि वायरस कोशिका के बाहर पूरी तरह निर्जीव है, बिल्कुल किसी रसायन की तरह। पास्चर ने इन्हें वायरस नाम दिया था, जिसका मतलब ही जहर होता है। और बेजेरिंग का वो तरल? बेजेरिंग का वो जुमला, संक्रामक जीवित तरल, उस वक्त के आश्चर्य को दर्शाता है कि कोई ऐसा तरल पदार्थ कैसे हो सकता है जो बीमारी फैला दे। आगे वायरस की संरचना के बारे में लिखा है। संरचना आनुवंशिक पदार्थ DNA या RNA प्लस प्रोटीन आवरण कैप्सिड। किसी भी वायरस में RNA और DNA दोनों नहीं होते हैं। रोग, मम्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, एड्स। वायरस की बनावट बेहद सरल है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है TMV और बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। हाँ, अगर हम तंबाकू मोज़ेक वायरस यानी TMV की कल्पना करें तो वो एक लंबी खोखली नली जैसा दिखता है। इसके बीचों बीच इसका आनुवंशिक पदार्थ यानी RNA की एक कुंडली होती है और इसे सुरक्षित रखने के लिए बाहर से प्रोटीन का एक कोट होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। और ये बैक्टीरियोफेज कैसा दिख रहा है? बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को बीमार करते हैं, किसी एलियन स्पेसशिप की तरह दिखते हैं। ऊपर एक सिर, बीच में कॉलर और नीचे मकड़ी जैसी टांगें या पुच्छ तंतु। खास बात यह है कि किसी भी वायरस में DNA और RNA एक साथ कभी नहीं होते, हमेशा दोनों में से कोई एक ही होगा। वायरस से भी छोटी कुछ चीजें नोट्स के पेज 12 पर दी गई हैं। अन्य अकोशिकीय जीव, वायरॉइड, वायरस से छोटे, केवल मुक्त RNA, कोई प्रोटीन आवरण नहीं। रोग, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। प्रियॉन, असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन, रोग, मैड काउ रोग। लाइकेन, शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध, प्रदूषण के संकेतक। वायरॉइड और प्रियॉन प्रकृति के बहुत ही अजीब अजूबे हैं। वायरॉइड में वायरस जैसा प्रोटीन का कोट भी नहीं होता, ये बस RNA का एक नंगा टुकड़ा है जो आलू जैसे पौधों में बीमारी फैला देता है। और प्रियॉन? प्रियॉन तो और भी अजीब है। ये कोई आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, बस शरीर के कुछ सामान्य प्रोटीन जब गलत तरीके से मुड़ जाते हैं तो वे मैड काउ डिजीज जैसी जानलेवा बीमारियां पैदा कर देते हैं। और लाइकेन? लाइकेन एक बहुत ही खूबसूरत फांसीदारी है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाता है और बदले में कवक उसे आश्रय और नमी देता है। लाइकेन की सबसे खास बात यह है कि ये हवा में मौजूद प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जहां हवा प्रदूषित होती है वहां ये बिल्कुल नहीं पनपते। अब हम नोट्स के बिल्कुल आखिरी पेज 13 पर आ गए हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य यानी एग्जाम चीट शीट। ये परीक्षाओं के नजरिए से बहुत काम का है। बिल्कुल। नोट्स में लिखा है महत्वपूर्ण रोग, बैक्टीरिया से हैजा टाइफॉइड, प्रोटोजोआ से मलेरिया निद्रालु व्याधि, वायरस से चेचक एड्स। आर्थिक महत्व, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया से दही, मीथेनोजिन से बायोगैस, यीस्ट से ब्रेड। और अंत में एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी है, वर्गीकरण केवल नामकरण नहीं बल्कि विकासवादी संबंधों को समझने की कुंजी है। इस अंतिम लाइन का महत्व क्या है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका मतलब है कि हम जीवों को केवल इसलिए अलग अलग खानों में नहीं बांटते ताकि उन्हें याद रखना आसान हो जाए।
ये वर्गीकरण असल में हमें जीवन के विकास की कहानी सुनाता है। अच्छा, ये बताता है कि कैसे करोड़ों साल पहले एक साधारण बैक्टीरिया से जीवन शुरू हुआ, कैसे उसमें केंद्रक बना, कैसे कोशिकाएं आपस में जुड़कर कवक और पौधे बनी, और कैसे जटिल अंगतंत्रों का विकास होकर हम जंतु अस्तित्व में आए। वर्गीकरण हमारे अतीत और हमारे विकासवादी संबंधों का आईना है। क्या बात। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।